हेलो स्टूडेंट्स, हमने आंकड़ों को वृत्तीय आरेख और दंडों में प्रस्तुत करना सीखा पिछले चैप्टर में और उनके न्यूमेरिकल भी थे। ये आज का चैप्टर जो फर्स्ट पेज है ये आपने लिखना नहीं है, ये जो आपके स्क्रीन पे है इसको लिखना नहीं है, जस्ट ये टॉपिक के बारे में है। इसको समझना है ग्राफ के बारे में। ग्राफ आपने 10th में भी किया है, आपको पता है रूल्स होते हैं ग्राफ को बनाने के। हमारे पास टेबल होता है जिसको हमने ग्राफ पर उतारना होता है और उसको ड्रॉ करना होता है वाई ओ एक्स में, और एक बिंदु होता है ओ, एक एक्स होता है, ओ वाई होता है, और जो वैल्यूज आती हैं उनको उसके ऊपर बनाना होता है। ये आपने लिखना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि ग्राफ को बनाना कैसे होता है, क्या नियम है। जो भी हम ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले हम उसको शीर्षक देते हैं, किसके बारे में वो बना रहे हैं। दूसरा है स्केल चूज करते हैं, पैमाना, कि कितने साइज का बनाना है हमने। जो आपको पता है कि जो ग्राफ बने वो ऐसा होना चाहिए जिस जो पूरी तरह एक पेज पे प्रॉपरली आ सके, बीचों बीच आ सके। ऐसा नहीं है आप एक साइड से उसका माप ले लें या बहुत बड़ा बना दें या बहुत छोटा, एक प्रॉपर से साइज का होना चाहिए। तीसरा जो नियम है वो अक्षों का अनुपात है। आपको बताया ओ एक्स और ओ वाई होता है, तो जहाँ तक संभव हो ओ एक्स अक्ष की लंबाई ओ वाई एक्स की लंबाई से 1.5 गुना होनी चाहिए। मीन्स जो निचले वाला लाइन होगी वो ज़्यादा बड़ी हो और ओ वाई वाली उससे कम बड़ी होनी चाहिए। चौथा है कि जब भी आप आंकड़ों को ग्राफ पे प्रस्तुत करते हैं तो ऊपर वाले हिस्से में आप पॉजिटिव वाले रखते हो और ओ एक्स से नीचे वाले में नेगेटिव पॉइंट्स को रखते हो। ये आपको इस साल नहीं अगले साल बहुत काम आएंगे। विभिन्न प्रकार की रेखाएं, जब आप ग्राफ बनाते हो उसमें कुछ हल्की रेखाएं, कुछ गहरी रेखाएं, कुछ बिंदु, कुछ डॉट्स, अलग अलग तरह से हम उसको ड्रॉ करते हैं। आंकड़ों की सारणी, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं उसके लिए एक सारणी होती है, एक टेबल होता है। हमें ये जांच कर लेनी चाहिए कि ये जो टेबल दिया है वो शुद्ध हो। नंबर 7, कृत्रिम आधार रेखा। कई बार क्या होता है कि जो आपकी टेबल है उसमें जो वैल्यूज लिखी होती है उनका जीरो से बहुत ज़्यादा गैप होता है। जैसे 2005 लिखा है, फिर 35,000, फिर 2006 में ये 35,200, फिर 35,800। ये इतने बड़ी वैल्यू है कि हम 1 से या 10 से या 100 से शुरू नहीं कर सकते। तो हम इस इतनी बड़ी वैल्यू को हम कृत्रिम आधार रेखा से बनाएंगे। वो कैसे बनता है ये देखो। हम क्या करेंगे, ओ वाई एक्स ओ वाली रेखा है, इसमें बीच में कट लगा देंगे और यहाँ से 35,000 से वैल्यू लिखना शुरू कर देंगे। मतलब यहाँ से हम 100 लिख के उसको अगली वाली वैल्यू से जोड़ देंगे। अगर इधर वाली वैल्यू ऐसी है तो इसको करेंगे, अगर ओ एक्स वाली रेखा ऐसी हैं तो यहाँ से जो कट लगाया है इस तरह से बनाएंगे। ये क्वेश्चन अलग से 2 नंबर का भी आ जाता है कि कृत्रिम आधार रेखा किसे कहते हैं, जो एक कट के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जैसे कि डायग्राम में बना है। वक्र खींचना, जब भी हमें बिंदु मिलेंगे किसी भी रेखा को मिलाने वाले, उसको हमें एक सीधी रेखा से मिलाना चाहिए। ये नियम है ग्राफ पे डायग्राम को बनाने के। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये। देखो यहाँ नीचे लिखा है एक चर वाला ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें एक ही वैल्यू दी हो। देखो यहाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून लिखा है और नीचे इनकी वैल्यूज दे रखी हैं। इस प्रकार के को हम कैसे बनाएंगे, देखो एक तरफ वैल्यूज हैं और एक तरफ ये हैं ईयर्स हैं। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यहाँ आपने प्रॉपर डिस्टेंस पे लिख दिए, और जो वैल्यू आई थी जनवरी में 5, फिर फरवरी में 7.5, मार्च में डॉट लगा के मिलाना है। इस तरह का ग्राफ आपने टीवी में देखा होगा जब मैचेस वगैरह आते हैं कि कितने पॉइंट्स पे कहाँ कैसे कैसे ग्राफ जा रहा है। आपने इसको सफाई से बनाना है। इस प्रकार के लिए भी आप रंगों का भी प्रयोग कर सकते हो, पॉइंट्स का प्रयोग कर सकते हो। और जब भी आप ऐसा ग्राफ बनाएं उसको एक रेखा से पूरे एक ब्लॉक जैसे में बंद कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही चर वाली वैल्यू दी होगी, 2 चर वाली वैल्यू भी दी जा सकती है, जैसे आपने दंडों में किया था। जब 2 या अधिक चरों वाले ग्राफ वो होते हैं जिसमें एक विशेषता नहीं बल्कि 2 विशेषताएं बताई होती हैं। जैसे वही पहले वाला ये मंथ्स है, उत्पादन लिखा है और बिक्री लिखी है, तो इनमें डिफरेंस निकले, इसलिए आपने क्या किया है कि जो उत्पादन है उसको ब्लू लाइन से
और जो बिक्री है उसको डॉट से बनाया है, तो डिफरेंस दूर से नज़र आएगा और प्रॉपर डिफरेंस पे सुंदर करके एक ब्लॉक में बंद करना है इसे। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बनते हैं। क्या नियम है चित्र बनाने के? जैसे पहले लिखा था उससे मिलते जुलते हैं, आप मिला के भी याद कर सकते हो। 5 या 6 या 7 लिख लेंगे सारे। आकार उचित होना चाहिए, अच्छा शीर्षक दिया होना चाहिए, पैमाना सही से होना चाहिए, केवल चिन्हों का प्रयोग करें, शब्दों का ना करें, कम से कम शब्दों का प्रयोग करें। जब रेखाओं को मिलाएं तो प्रॉपर लगाएं, सीधी रेखा लगाएं, आड़ी तिरछी ना हो, गहरी है तो गहरी, पतली है तो पतली, सरलता से बनाएं, समझने योग्य बनाएं, इस साइज का बनाएं कि दूर से देख के समझ में आ जाए। जब रेखाएं खींचते हैं तो बाएं से दाएं या नीचे से ऊपर की ओर को मिलाने का प्रयास करें। जिस बारे में बनाया जा रहा है उसका विवरण कर दें और उसको सुंदर बनाएं, अच्छे रंग का प्रयोग करें या सफाई से बनाएं, ग्राफ सुंदर लगे। क्या लाभ होते हैं इससे? जब कोई किसी भी टेबल का ग्राफ बना होता है उससे बहुत इजीली हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वो इंफॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहती है। इसके लिए कोई एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है, कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। फिर ये चित्रों द्वारा, जैसे शब्द हमारे दिमाग पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते, लेकिन जो चित्र बना होता है वो हमारे दिमाग में बड़े टाइम तक रहता है। कहते हैं कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। हम एक ही बारे में देख के तुलना कर सकते हैं। जैसे आप, वही क्रिकेट की बात आती है, 2 टीम्स के बारे में अगर ग्राफ बना होता है तो आपको तुरंत पता लगता है कि कितने ओवर्स में कहाँ जैसे विकेट किसकी गई, किसके नंबर जो रन्स हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि वो कर्व ऊपर की तरफ को जा रहा होगा। सूचना भी मिलती है, मनोरंजन भी होता है और हम औसत भी निर्धारित कर सकते हैं। आगे एक टॉपिक आएगा आपको सहसंबंध का अध्ययन, कि इन 2 चरों में, ये 2 वैल्यूज़ में आप में क्या संबंध बन रहा है, वो भी आपको पता चलता है। छोटा सा चैप्टर है, एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। वही आंकड़े, अब आंकड़ों का चित्र सहित चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण था ये। ध्यान से समझेंगे और सुंदर करके बनाएंगे। इसके पश्चात हम सेकंड वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे फिर, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल आ रहे हैं। अगर हमें मौका मिलेगा तो वो हम स्कूल में करेंगे और उससे पहले हम थ्योरी ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू।